हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और हम आज पढ़ रहे हैं सत्ता की साझेदारी का पार्ट 2। इसके टोटल पार्ट 2 आ चुके हैं। तो हम इसमें ये समझेंगे कि फाइनली अब बेल्जियम और श्रीलंका ने जो भी तरीके अपनाए थे, क्योंकि आपको पता होगा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि श्रीलंका में गृह युद्ध बन चुका था और गृह युद्ध हुआ, और जो कि 2009 में ख़त्म हुआ, जिसके कारण उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका सोशल पॉलिटिकल सब डेवलपमेंट रुक गया था। और गृह युद्ध के पहले उसका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा था और एशिया में, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में उसका बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट में इसका नाम आता था, अच्छी लिस्ट में उसका नाम आता था। लेकिन जो गृह युद्ध के बाद रुक गया। लेकिन जब हमने बेल्जियम को इससे कंपेयर किया तो उन्होंने अपने एक संविधान में 4 संशोधन करके उसे ख़त्म किया, उन डिस्प्यूट्स को जितना वो कम कर सकते थे, और आखिर में उन्होंने ख़त्म भी कर दिया। तो हम जानेंगे कि अब सत्ता की साझेदारी ज़रूरी क्यों है। पहले हमने ये देखा कि सत्ता की साझेदारी क्या है, और श्रीलंका और बेल्जियम के केस से हमने उसे समझने की कोशिश किया। अब हम जानेंगे कि ज़रूरी क्यों है, हमें से बंटवारा इसका करना ही क्यों है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क दिया जाता है, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम बंटवारा नहीं करते हैं, सत्ता का या पावर का हम अगर बंटवारा नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि जितने भी अलग अलग ग्रुप्स होंगे, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हो सकते हैं, सोशल ग्रुप हो सकते हैं, किसी भी तरह के, जैसे कि हमने कम्युनिटी ग्रुप्स देखे थे दोनों कंट्रीज़ में, ऐसे किसी भी देश में कम्युनिटी ग्रुप्स भी हो सकते हैं। हर तरह के ग्रुप मौजूद होते हैं, तो उनके बीच में संघर्ष होगा और वो संघर्ष धीरे धीरे हिंसा का रूप लेगा, और हिंसा के बाद वो एक राजनीतिक अस्थिरता को खड़ा कर देगा। इसीलिए सत्ता में हमें एक तरीके का बंटवारा, एक अच्छे तरीके का बंटवारा होना चाहिए। और वो जितना सत्ता एकदम ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से बांटती जाए, नहीं, इसके कुछ प्रकार हैं, हम आगे देखेंगे वीडियो में कि वो इसके क्या प्रकार हैं। हम उस तरीके से इसका डिवीज़न करके किसी भी देश की राजनीति को स्टेबल कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। अब है, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक रूप तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। यहाँ पे कहा गया है कि जो बहुसंख्यक, जो वेजिटेरियंस हैं, ठीक है, बहुसंख्यक मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा हो, कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, कम्युनिटी किसी भी तरह की हो सकती है, उनकी जो इच्छा है, ठीक है, उसे सब पर थोपना वो उस टाइम पीरियड के लिए 5-10 साल के लिए ठीक लग सकता है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए, ठीक है, लंबी रेस के लिए, रेस का मतलब कि लंबी दौड़ के लिए ये एक अच्छा रिजल्ट या एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। इससे देश खतरे में आ सकता है और देश में जो यूनिटी है वो ख़त्म हो सकती है। अब है कि बहुसंख्यक का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, यह अक्सर बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। इसके कारण क्या है ना कि देखो, बहुसंख्यक का, जैसे हमने सिन्हली को देखा कि वह सारी नीतियाँ सब कुछ अपने पक्ष में कर रहे थे, अपने लिए कर रहे थे। तो यहाँ पे वही कहा गया कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को परेशान करने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग रन में जाकर ये बहुसंख्यकों को भी परेशान कर सकती है, उन्हें भी ये तंग करेगी, उनको भी इफेक्ट करेगी। अब आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। यहाँ पे क्या गया है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा। इसका मतलब अगर सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास केंद्रित रूप में चली जाएगी तो वह लोकतंत्र को या किसी भी शासन तंत्र को अपने लिए और अपने तरीके से प्रयोग कर सकता है। जैसे कि पहले के टाइम में जो राजा होता था, ठीक है, तो राजा का शासन राजा के पास होता था, उसकी सोच, उसकी समझदारी पर निर्भर करता था, उसकी मर्जी पर निर्भर करता था। उसने जो लॉज बना दिए, यानी जो कानून उसने बना दिए, लोगों को मानने पड़ेंगे, चाहे वो कानून अच्छे हों या बुरे हों। लेकिन हम लोकतंत्र में हम अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि कोई एक व्यक्ति किसी या एक परिवार को या कोई एक पार्टी इस पर शासन कर रही हो, नहीं, यहाँ पर सारे व्यक्तियों को, सारे व्यक्तियों द्वारा चुनाव होता है अपने अपने प्रतिनिधित्व का, फिर वो आगे सत्ता संभालते हैं, वो हमारी मर्जी से चुने हुए लोग होते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर सत्ता की साझेदारी नहीं हुई तो लोकतंत्र की आत्मा नहीं बचेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। यही इसमें बताया गया कि हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्ता का बंटवारा बहुत ज़रूरी है।
अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, ये लोग इसी ढर्रे से रहे। इसलिए वैध सरकार वही है जिसे अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इसमें बोला गया है कि एक वैध सरकार वही मानी जाएगी जिसमें सभी जो समूह है वो शासन व्यवस्था से जुड़े, उसमें अपने डिसीजंस लें, उन्हें क्या चीज़ें पसंद है क्या चीज़ें नहीं पसंद उसे खुलकर बता पाएँ, और वो उन जो नीतियाँ हैं वो कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों की मर्ज़ी से ना बने बल्कि सभी लोगों के लिए सभी लोगों की मर्ज़ी से सहमति से बने। यहाँ पे इसी प्रकार की शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था ही बताया है। अब है कि इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभ कर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्गत महत्व को बताता है। यहाँ पे बताया गया है कि दो तर्क हैं, एक है युक्तिपरक और एक नैतिक परक। नैतिक तर्क हम इसको आगे समझेंगे और फिर हम जानेंगे क्या है ये। तो युक्तिपर्क का मतलब है हानि या लाभ के परिणाम पर आधारित, यानी विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव और राजनीतिक व्यवस्था। देखो, कोई भी सामाजिक समूह है, उनकी सोच, उनकी संस्कृति, उनका शासन व्यवस्था सब कुछ अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अक्सर इन चीज़ों को हानि और लाभ से देखा जाता है कि अगर कोई एक पार्टी जीत गई जो उस शासन व्यवस्था को मानती है या नहीं मानती है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये इस बात को बताएंगे कि हम राजनीति में जीते हैं, हम नीतियों को अपने अनुसार तय कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे सिन्हलीज के बारे में जान सकते हैं कि सिन्हली और तमिलों के बीच में इसी बात का थोड़ा सा डिस्प्यूट था कि वह ये बोलते थे कि हम इस सत्ता में और हम लोकतंत्र में राजनीति में चुनावों के माध्यम से जीत कर आए। यहाँ पे लाभ हानि उसी प्रकार से है। अब राजनीतिक व्यवस्था में भी यही चीज़ लागू होती है कि कभी कभी अल्पसंख्यक लोगों की भी सरकार बन सकती है अगर वह सत्ता में अपने आप को मजबूत बना के रखें, और कभी कभी बहुसंख्यकों की सरकार भी बन सकती है, कभी कभी गठबंधन की सरकार भी हो सकती है कि सभी आपस में मिल सके। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एक पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत ना मिले तो वह अन्य पार्टियों के साथ मिलकर एक गठबंधन की सरकार बना सकती है, टाई अप करके। अब हमारा है नैतिक परक, ठीक है, यानी मोरल। नैतिकता या अंतर्भूत महत्व पर आधारित। इसमें पहला है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, जो भी हमने समझा है। दूसरा है लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहें। यहाँ पे कहा गया है कि लोगों की भागीदारी बहुत आवश्यक है और लोगों की जिम्मेदारी और अधिकार दोनों है कि वह शासन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ें और शासन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो उस बात पर अपना पूरा ध्यान बनाएं, और अगर उन्हें कुछ नीतियाँ कुछ कार्य पसंद नहीं आता है तो वह गवर्नमेंट को, जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट है, उन्हें बोले कि ये नीतियाँ हमारे अनुकूल है, हमारे लिए प्रतिकूल है, इस प्रकार का वो अपने सुझाव भी दे सकती है। तीसरा पॉइंट है लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए कि शासन व प्रशासन किस प्रकार का होगा या हो। यहाँ पे कहा गया कि लोगों का अधिकार है कि वह मतलब जो व्यक्ति शासन में है वह लोगों से पूछें, और ये लोगों का अधिकार है कि वह बताएं कि शासन इस प्रकार चलेगा, शासन इस प्रकार नहीं चलेगा। कोई भी पार्टी आकर अपनी मर्जी से, अपनी विचारधारा से शासन नहीं चला सकती। वह क्योंकि चुनकर आई गई है, लोगों द्वारा चुनी गई है, तो लोगों की मर्जी से ही शासन चलाएगी। यहाँ पे इस प्रकार ये बातें कही गई है युक्तिपर्क और नैतिक तर्क में। अब हम इस कार्टून के थ्रू समझेंगे। ये यहाँ पे इस कार्टून का नाम है फाइन जर्मन इंजीनियरिंग। ये है जर्मन गवर्नमेंट। आप यहाँ पे देखिए 2 व्हील्स हैं यहाँ पे कहा है बाई तरफ कार्टून में जर्मनी को एक समस्या का संकेत किया गया है। वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक 2 बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियाँ एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा रही है। सन 2005 के चुनावों में इन दोनों में से किसी को अपने बल पर सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए उन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वह साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसको मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ कि ये जर्मनी है, मानो ये जर्मनी है, ठीक है। ये मतलब एक कार को जर्मनी रिप्रेजेंट किया गया है या जर्मनी की सरकार को रिप्रेजेंट किया गया है, और ये 2 व्हील्स है। आपको पता है कि किसी भी कार में एक ही स्टीयरिंग व्हील होता है पूरी कार को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि यहाँ पे 2 व्हील्स हैं। ये हो गई क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, ये हो गई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब एक बात बताओ, अगर इसको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो ये राइट की तरफ ये जब जाएगी तो इसको भी और इसको राइट जाना हो, तो क्या ये दोनों एक साथ
सरकार को चला पाएंगे। यहाँ पे वही बोला गया कि जब दोनों को नीतियाँ बनानी होती है उस पर ये अलग अलग पक्ष लेते हैं, यानी लेफ़्ट और राइट का पक्ष लेते हैं, उसके बावजूद ये लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। यहाँ पे वही कहने का मतलब है कि सरकार चला रहे हैं। और ये किस तरीके से सरकार चला रही है, गठबंधन के माध्यम से सरकार चला रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे की विरोधी रही है, लेकिन दोनों में से किसी को भी पार्टी से एक पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो इसके कारण इनको सरकार तो बनानी ही थी। तो अब दोनों ने गठबंधन कर लिया है। हालांकि ये ऐसी सरकार ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं और ना ही ये ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। अब हम आगे समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी के रूप क्या होते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं: ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, सामूहिक समूह यानी कि सोशल ग्रुप्स, और राजनीतिक पार्टी यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप। हम जब वर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता के बंटवारा वर्टिकल होता है, यानी केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार बोल सकते हैं, स्थानीय सरकार यानी केंद्र, राज्य और फिर स्थानीय, यानी हमारे यहाँ पे आप समझो कि ये केंद्र सरकार है, ये राज्यों की सरकार है, और ये हमारे यहाँ ग्राम, जिसे हम बोल सकते हैं पंचायती राज या फिर हम नगर पालिका बोलते हैं, तो यही स्थानीय सरकार कहलाती है। अब है क्षैतिज जो सरकार के या शासन के विभिन्न अंग होते हैं, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आपको पता है वो कुछ इस प्रकार होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब नेक्स्ट है हमारा है जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, तो बहुत सारे सोशल ग्रुप होते हैं। इसमें से कि कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गई जो हमने बेल्जियम के टाइम पे देखी थी, या फिर सामाजिक रूप से पिछड़े हुए समुदायों की सरकार हो गई, या फिर उनके ग्रुप्स हो गई, उनकी पार्टीज़ हो गई, महिला समूह हो गए, इनकी भी अपनी पार्टीज़ वगैरह होती हैं। जैसे कि रशिया में एक ग्रीन पार्टी के नाम से एक पार्टी बहुत फेमस है जो इन्वायरमेंट के लिए काम करती है। यहाँ पे ये चीज़ देखी गई है कि कैसे एक इशू के बेस पर भी, मुद्दे के बेस पर भी कोई पार्टी बन सकते थे। यहाँ पे आप एक 4th पॉइंट में मुद्दा भी लिख सकते हैं चाहे तो, कि मुद्दे के बेस पर भी। जैसे आपको जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी नहीं, रूस में ग्रीन पार्टी हुई और भारत में आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ी थी। तो ये कुछ पार्टी या कुछ ऐसे ग्रुप हो सकते हैं जो किसी मुद्दे पर चुनाव लड़ सकते हैं या फिर सरकार को दबाव बनाते हैं कि वह हमने जो मुद्दे बोले हैं अगर वो मुद्दे सही हैं तो उन पर आप कुछ नीतियाँ बनाओ, कानून बनाओ। अब है हमारा राजनीतिक पार्टी हित समूह होता है, पार्टी का जो हित होता है उस तरह के कोई ग्रुप होते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी, बहुत ओल्ड पार्टी है वो, ठीक है, और वो पार्टी पूरे भारत में फैली हुई है, अलग अलग नाम से है। आप उसे टीएमसी के नाम से जान सकते हो, जहाँ पे भी मतलब अक्सर जहाँ पे भी सी आता है वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, आईएनसी, टीएमसी, तो ये सब चीज़ें हैं। हालांकि कांग्रेस की पार्टीज अलग हो चुकी हैं, लेकिन एक समय पे ये उन्हीं का पार्ट भी रही थी। और 2 है हमारा कि दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप होते हैं जिसमें मैं जैसे वही ग्रीन पार्टी या फिर भ्रष्टाचार पर आम आदमी पार्टी, जो अब तो सरकार बन चुकी है, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी आ चुकी है। तीसरा है सत्ताधारी राजनीतिक दल। ये सत्ताधारी राजनीतिक दल जो आज के समय में बीजेपी हमारी सत्ताधारी राजनीतिक दल है, और ऐसे ही गठबंधन की सरकार, जैसे कि आपको इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल महाराष्ट्र का लगेगा, जहाँ पर अभी शिवसेना, आईएनसी और कांग्रेस तीनों मिलकर सरकार बना रहे हैं, और तीनों ही पार्टी अलग अलग विचारधारा से हैं, अलग अलग उनका काम करने का तरीका है, उनकी नीतियाँ अलग होती हैं। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा भी हमने यहाँ पर इस पिक्चर में समझा था जर्मनी में, बिल्कुल ऐसा ही चीज़ यहाँ पर हमारे भारत में महाराष्ट्र में है। उसके बाद भी ये सरकार चल रही है और नीतियाँ बनाई जा रही हैं। अब हम देखेंगे, देखिए हमने यहाँ पे इसे शॉर्ट रूप में पढ़ा है, ठीक है, छोटा पढ़ा है इसे पॉइंट्स में। अब आगे इसे एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। जैसे कि है सत्ता की साझेदारी के रूप में पहला पॉइंट है, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इस धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लोगों ने बोला कि राजनीतिक सत्ता जो होती है उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता, और इसी के बाद ये सत्ता की साझेदारी जैसी बात सामने आई कि ठीक है, बंटवारा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा हम इसकी पावर को दे देंगे किसी और को। उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लंबे समय से यह मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। मतलब जैसे आपको पता होगा कि राजा के शासन में भी यही चीज़ें होती हैं, कबीलों के शासन में भी यही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे वही बोला कि लोग यही मानते थे कि किसी खास परिवार को, किसी खास व्यक्ति को या किसी खास स्थान में रहने वाले लोगों को ही ये चीज़ें मिलनी चाहिए। लेकिन अब ये मान्यताएँ बदल गई है। अब कोई भी व्यक्ति आकर चुनाव में लड़ सकता है, अगर उसके पास अच्छे मुद्दे हैं तो वो चुनाव जीत भी सकता है, अगर वह लोकप्रिय व्यक्ति है तो।
नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, क्योंकि जनता ही राजनेताओं का चुनाव करती है कि कौन सरकार में शामिल होगा और कौन सरकार में शामिल नहीं होगा। जैसे कि हर 5 साल में आपके माता पिता या बड़े भाई बहन सब वोटिंग के लिए जाते हैं, तो वो यही काम करते हैं। वो उनके हाथ में वोटिंग की एक पावर होती है जिससे वो किसी भी पार्टी को बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है, एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। इसीलिए लोकतंत्र शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाया जाए। एक मिनट, इसमें कहा गया है कि जितने भी लोकतंत्र में समूह होते हैं उन सबके विचारों को, उनकी बातों को शामिल किया जाता है लोकतंत्र में और सार्वजनिक नीतियां बनाई जाती है। इससे क्या होगा कि सबका सही तरीके से विकास होगा और ये गृह युद्ध जैसे डिस्प्यूट्स किसी भी देश को झेलने नहीं पड़ेंगे। अब हमारा है नेक्स्ट, आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी अनेक रूप हो सकते हैं। पहला है, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका विभिन्न सत्ता का बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इससे हमें सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, जो भी हमने पीछे देखा, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया, इस प्रकार का विभाजन रहेगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे पर ध्यान रखेंगे कि कोई भी अपनी शक्तियों का मिसयूज़ ना करे। नेक्स्ट हमारा है, सत्ता के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा रहेगा। जैसे पूरे देश के लिए सामान्य सरकार और फिर प्रांतीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ संविधान में इस बात को स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा रहेगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ, पर श्रीलंका में ये काम नहीं हुआ। जैसे आपने देखा होगा, भारत में एक केंद्र सरकार है, जो आज के समय की हम बात करें तो भारत में आज के समय में बीजेपी केंद्र सरकार में है पूर्ण बहुमत के साथ, और अलग अलग राज्यों में बीजेपी, कांग्रेस व अन्य पार्टी भी मौजूद है अपने अपने राज्यों में, बोल सकते हैं। उसके बाद स्थानीय सरकार भी है, जो बहुत सारी जगह स्थानीय सरकार या फिर प्रांतीय सरकार जैसी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन भारत में ऐसी चीज़ें हैं। बेल्जियम में भी स्थानीय सरकार यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, लेकिन उसे इंडिया में कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं, पंचायती राज कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मौजूद है, जिससे शक्तियाँ जितनी ज़्यादा लोगों के पास होंगी उसका मिसयूज़ उतना ही कम होगा। यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट हमारा है कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषाई, धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों में संविधान में कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इस तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारे सामाजिक समूह हो सकते हैं जिनको सरकार में स्थान देना चाहिए, और इसका एग्जाम्पल हम बेल्जियम में देख सकते हैं। सामुदायिक सरकार यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट जो अपनी भाषा और धर्म के प्रति थोड़ा एक्टिव है, उनके बढ़ावा, उनका डेवलपमेंट के लिए वो काम करती है। इसे केंद्र सरकार से कुछ खास मतलब नहीं है और केंद्र सरकार इनके कार्यों में अपने हाथ नहीं लगा सकती है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि ये अल्पसंख्यक समुदाय को रिप्रेजेंट कर सकती है, महिलाओं का ग्रुप हो सकता है, किसी भी तरह का ग्रुप हो सकता है। मैंने पीछे आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को सक्रिय देखते हैं। सरकार के विभिन्न समिति सीधा भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने डायरेक्ट ही गवर्नमेंट में हो, नहीं, वो हो सकता है कि वो प्रेशर ग्रुप के रूप में भी सरकार को या उसकी नीतियों को प्रभावित कर सकता है। जैसे देखो, इसके दो मैं एग्जांपल देती हूँ। एक है किसान। जब किसानों की बात की जाती है तो किसान डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन उनकी
उनकी जो आवाज़ उठाने के लिए इतने सारे ग्रुप्स होते हैं, या खुद किसान सरकार पर दबाव बनाते हैं, कभी अपना लोन माफ़ करवाने के लिए, कभी फसल का अच्छे मुआवजा दिलवाने के लिए, जो भी कुछ उनकी नीतियाँ होती वह सरकार को बहुत प्रभावित करते हैं अपनी नीतियों से या अपने प्रेशर से कि आप हमारे लिए कुछ कानून बनाए, कुछ हमारे लिए नीतियाँ बनाए, हमारे लिए योजनाएं बनाए। या फिर दूसरा हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जितने भी आंदोलन होते हैं, अक्सर जो लोग कहते हैं कि हमें जैसे जाट आंदोलन हो गया, पटेल आंदोलन हो गया, जो आरक्षण की बात कर रहे होते हैं, या महिलाओं के आंदोलन हो गए जो सत्ता में अपनी 33% लोकसभा में 33% सीटों के रिजर्वेशन के लिए लड़ती हैं, या महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती हैं। तो ये सब जो ग्रुप्स होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट सत्ता में ही रहे या सरकार में रहे, ये बाहर से भी उनको बहुत प्रभावित कर सकते हैं। उद्योगपति भी होते हैं इसमें, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं इसमें, वो भी अपने प्रेशर से इन्हें अपनी नीतियों के लिए कर सकते हैं प्रभावित। हमारा चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है, ये वाला। और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, संघवाद में। मेरी आपसे उम्मीद है आप एक और से पढ़िएगा ज़रूर, ताकि जब आप वीडियो सुनेंगे तो आपको कनेक्ट करने में इजी हो। अगर आप नहीं पढ़ेंगे पहले, तो आप वीडियो सुनने के बाद चैप्टर को पढ़िए, ताकि आपको इसे याद करने में ईजी हो जाए। और चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।